नमस्कार। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अनामिका आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। खेती किसानी का काम आसान नहीं होता, ये कड़ी मेहनत और चुनौती भरा होता है। पर किसान भाइयों, वही काम अगर सही समय पर, सही जानकारी के साथ और सही तरीक़ों से किया जाए तो खेती जैसी मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली उत्पादन और मछुआरों की आय बढ़ रही है। इस मौसम में पशुओं को लू से बचाएं। गजेंद्र ओल की करे खेती, बढ़ेगा आपका नगद आमदनी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए योजनाएं चला रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई, जिसके तहत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60% तथा अन्य सभी को 40% तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार भी इस योजना में अंशदान के जरिए प्रदेश के मत्स्य पालकों को तरह तरह की सुविधाएं लगातार प्रदान कर रही है। मछलियों के बीज उत्पादन के लिए राज्य में हेचरी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्पादकता और उत्पादन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसमें अलंकारी मछलियों के उत्पादन के द्वारा महिला सशक्तिकरण भी पर्याप्त गुंजाइश बनाई जा रही है। पशुपालक किसान बंधुओं, गर्मी अपने शवाब पर है। आम जनों के साथ साथ गर्म हवाओं के थपेरे से पशुओं का गला भी सूख रहा है। इसलिए हर घंटे पशुओं को ताजा ठंडा पानी जरूर पिलाएं और उन्हें समुचित आहार भी अवश्य खिलाएं। गर्म तेज हवाएं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। पशु अगर लू की चपेट में आ जाएं तो वे बीमार पड़ सकते हैं। खासकर दुधारू पशु अगर बीमार हो जाएं तो पशुपालकों की घरेलू अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए इस मौसम में पशुओं के बाड़ों में ऐसी व्यवस्था ज़रूर करें जिससे तेज़ गर्म हवाएं पशुओं को न लग पाएं। उनके रहने की जगह को यथासंभव ठंडा बनाए रखें और सीधे धूप से पशुओं को बचाएं। उनके आहार में गेहूं और जौ की मात्रा बढ़ा दें और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पशुओं को मल्टीविटामिन भी ज़रूर दें। मौसमी सब्जियों की खेती कर प्रदेश के ढेर सारे किसान अपनी आमदनी लगातार बढ़ा रहे हैं। पटना जिले के कचुआरा गांव के किसान सुनील राय एक ऐसे ही किसान हैं। इन्होंने मात्र 10 कट्ठा खेत में भिंडी की खेती की है और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। किसान भाइयों, पानी की किल्लत झेल रही कृषि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना से बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार भी केंद्र सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों पर 90% अनुदान दे रही है। ड्रिप इरिगेशन से पानी का बेजा इस्तेमाल रुकता है। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60% कम पानी में ही फसलों का पटवन हो जाता है और उत्पादन में भी 40 से 50% की बढ़ोतरी होती है। मिट्टी की सेहत बनी रहती है और एक ही साथ पानी और खाद फसलों तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह सिंचाई की ये तकनीक समय, श्रम और लागत को कम करती है। किसान भाइयों, ओल एक नकदी फसल है जो आपको नगद आमदनी करा सकती है। उन्नत प्रभेद से अगर आप ओल की खेती करते हैं तो आप गुणवत्तापूर्ण और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। गजेंद्र ओल को कृषि वैज्ञानिक उन्नत प्रभेद मानते हैं, जिसकी खेती आप अभी कर सकते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के चितकोहरा बाजार अनाज मंडी में अनाजों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। लोकल गेहूँ 3000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूँ 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 4800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल।
वहीं भागलपुरी बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, आप देखिए चलते चलते मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होने और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण प्रदेशवासियों को फिलहाल गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। महत्वपूर्ण विकास चरणों में सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाएं। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेषों, पुआल या पॉलीथीन में मल्चिंग करें। कृषि समाचार के द्वारा अभी आपने कृषि जगत की जानकारियाँ हासिल की। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होंगे हाजिर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लेज़र लैंड लेवलर के बारे में। जी हाँ, लेज़र लैंड लेवलर खेत को समतल करने का एक उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र की मदद से ज़मीन को बराबर मात्रा में समतल किया जा सकता है, जिससे पानी चारों ओर पहुंच सके और उर्वरक की मात्रा भी सही मिल सके। साथ ही ऐसा करने से खेती करना भी आसान हो जाता है। इसके साथ ही इस यंत्र के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है और किसानों को अच्छी फसल उत्पादन मिलती है। इस यंत्र के प्रयोग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं विशेषज्ञ विमलेश पांडे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूँ राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान बंधुओं, अभी जो समय है वो अलग अलग तरह की चीज़ों की बुआई का समय है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने खेत को अच्छा बना कर रखें, अच्छे तरीके से उसकी जुताई हो, अच्छे तरीके से उसका समतलीकरण हो। इसको लेकर अलग अलग तरह के यंत्र जो हैं हमारे पुरातन स्थिति से चली आ रही हैं, लेकिन अब बहुत सारे नए नए यंत्र शुरू हुए हैं जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम जुताई और लेवलिंग का काम कर पाते हैं। लेवलिंग को लेकर है कि अगर हम सामान्य तरीके से करते हैं तो ऊंचा नीचा ज़मीन रह जाता है, जिसको लेकर बहुत परेशानी होती है किसान बंधुओं को। लेवल बराबर रहे, इसको लेकर एक नया एक यंत्र आया है जिसको कहते हैं लेज़र लैंड लेवलर। और इस यंत्र के माध्यम से हम तरीके से ज़मीन का समतलीकरण कर सकते हैं। तो आज इसी संदर्भ में बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर विमलेश पांडे जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा से हैं। सबसे पहले कृषि दर्शन में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। और हम आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लैंड लेवलर जो मशीन है ये है क्या और कैसे काम करती है? लेजर लेवलर ये लेजर गाइडेड बीम के सहारे भूमि की समतलीकरण की व्यवस्था करती है मशीन, जिसको लेजर लैंड लेवलर के नाम से जाना जाता है। यह मशीन लेजर बीम के प्रयोग से और कंट्रोल पैनल से गाइडेड हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से मशीन में लगे बकेट को ऑपरेट करते हुए ऊंची ज़मीन से मिट्टी की कटाई करती है और उसी क्षेत्र में निचले ज़मीन में जब ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो वहाँ मिट्टी को छोड़ देती है। तो पता चलता है कि एक समतल
पूरी संपूर्ण रूप से समतल खेत हमको प्राप्त। लेज़र लैंड लेवलर जिस मशीन के बारे में भी आप बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके प्रयोग में किसी किसान को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चूँकि लेजर बीम का प्रयोग होता है तो जो ट्रैक्टर का ऑपरेटर होता है उसको लेजर ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलायंस का प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने से पहले ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम को मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम से मिलाने का तरीका भी ट्रैक्टर ऑपरेटर को बढ़िया से आना चाहिए। और जब हाइड्रोलिक सिस्टम का जुड़ाव मशीन से कर लेते हैं तो हाइड्रोलिक से बकेट को ऊपर नीचे करके टेस्ट कर लिया जाता है कि हमारा सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ट्रैक्टर पर एक कंट्रोल पैनल लगा होता है जिसकी सहायता से लेजर लेवलर मशीन पर रिसीवर लगा रहता है और फील्ड के एक छोर पर ट्रांसमीटर लगा रहता है। तो लेजर बीम का रिसीवर और ट्रांसमीटर से कनेक्शन सही है कि नहीं, इसको कंट्रोल पैनल से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने की व्यवस्था ऑपरेटर को आनी चाहिए बढ़िया से, ताकि जो है फील्ड में लेवलिंग प्रॉपर ढंग से हो सके। जब मशीन को, चूँकि हम मशीन में कुछ भाग होते हैं जो कि मूव करते हैं, घूमते हैं, तो मशीन के संचालन से पहले ट्रैक्टर ऑपरेटर को चाहिए कि मशीन के सभी मूविंग पार्ट्स का ग्रीजिंग बहुत बढ़िया से कर ले, ताकि मशीन में किसी तरह के उसके मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन के चलते जो है ना ज़्यादा गर्म या टूट फूट नहीं हो। तो ये सब छोटी मोटी सावधानियां हैं जो ट्रैक्टर ऑपरेटर को मशीन के संचालन से पहले मैनेज करना पड़ता है। पंडित जी, आपने जो बात अभी बताया कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो ये जानकारी अगर होनी चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपरली कहीं से ट्रेनिंग की व्यवस्था है जिससे कि हमारा जो एक सामान्य ट्रैक्टर चलाने वाला है इस मशीन को, इस यंत्र को चला सके आराम से? श्रीवास्तव साहब, आपके मार्फत मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी हमारे राज्य के जो 38 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत एक लेजर लैंड लेवलर की व्यवस्था की गई है, जिसको हम लोग जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत गांव में चलाते भी हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में भी समय समय पर ट्रैक्टर ऑपरेटर्स की लेजर लेवलिंग के अलावे सारे यंत्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और समय समय पर हमें कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहने पर हम उनको वहाँ विश्वविद्यालय में एक सेंटर है जहाँ हम उनको भेज सकते हैं। तो वहाँ पर लेजर लेवलर के पार्ट्स का किस तरह से ट्रैक्टर से संयोजन हो, किस तरह से लेजर ट्रांसमीटर और लेजर रिसीवर के बीम को मिलाया जाए, कंट्रोल पैनल के तहत ऑटोमेटिकली कैसे ऑपरेट किया जाए, या मैनुअली उसको कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसको भी कैसे संचालित किया जाए, ये सारे विषय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और समय समय पर हम लोग इसको संपन्न कराते हैं। पंडित जी, ये बताएं कि इस तरह के मशीन को लेकर इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्या फ़ायदा होगा हमारे किसान बंधुओं को? अभी जो ज्वलंत समस्या है लेवलिंग को लेकर सिंचाई की आती है। लेवलिंग की पूरी प्रॉपर लेवलिंग नहीं होने के कारण सिंचाई जल का अधिक उपयोग होता है। उस क्रम में होता है कि कहीं हमको ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, कहीं कम पानी पहुंच पाता है। इस तरह की समस्या लेवलिंग नहीं होने के कारण, समतलीकरण भूमि का सही ढंग से नहीं होने के कारण आता है, जिस समस्या को इस यंत्र से लेवलिंग के मार्फत दूर किया जा सकता है, जिससे हमारा सिंचाई जल में 35 से 40% उपयोग सिंचाई जल का अधिक हो जाता है और सिंचाई जल के ज़रूरत में भी कम से कम 20% से 25% तक कमी आती है लेवलिंग के चलते। फिर चूँकि लेवलिंग अच्छा है तो फसलों को सामान्य रूप से पानी और उसके तहत
न्यूट्रिएंट खनिज लवण जो होते हैं वो मिलेंगे, तो वृद्धि उत्पादन में भी वृद्धि हमको कम से कम 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि होती है। और हमारा जो चूँकि लेवलिंग प्रॉपर हो जाता है तो कृषि योग्य भूमि में भी 8 से 10% वृद्धि हमको, खेती लायक भूमि में भी अच्छी वृद्धि मिल जाती है 8 से 10%। ये इसके फ़ायदे हैं। लेज़र लैंड लेवलिंग मशीन के बारे में आपने हमारे किसान बंधुओं को बताया पांडे जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए। और ये मुझे लगता है अगर किसान बंधु सही तरीके से जान जाएं तो इसका व्यापक प्रभाव उनके जो खेती पर है उस पर पड़ेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और मैं समझता हूँ कि किसान बंधु इससे लाभान्वित होंगे और हमारे विश्वविद्यालय अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से नियमित संपर्क में रहेंगे अपनी भू समतलीकरण की व्यवस्था। लेज़र लैंड लेवलर के प्रयोग और फ़ायदों के बारे में अभी आपने जाना। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव के कारण मनुष्य के साथ पशु भी कई प्रकार के रोग के चपेट में आ जाते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि पशुओं से मनुष्य में कई तरह के संक्रामक रोग फैलते हैं, पर कई बार यह देखने में भी आता है कि मनुष्यों से भी पशु में कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का खतरा रहता है। ये रोग कौन से हैं, इनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां की जाए ताकि जानवरों का सही इलाज हो सके, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक ज्ञानदेव सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे पशुओं में मानव जनित रोग के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो मानव से पशुओं में होती है और क्या क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह, जो बिहार वेटनरी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पशुओं में मानव जनित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। देखिए, सबसे पहले मानव जनित बीमारियां तो जैसे हम जो मानव जो है हम जानवरों को देते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत बीमारियां हैं, लेकिन हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि हम बहुत नोटिस करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत इस तरह के केसेस आते हैं और उसमें बाद के इस स्टेज में हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमारा मेन है उसमें सबसे महत्व, जैसे हमारा पैर टूटना हो गया, तो पैर टूटना हो गया, ये भी मानव जनित रोग है। हम मार देते हैं, कहीं ऐसा गड्ढा कर देंगे कि उसमें गिर के जानवर अपना पैर तोड़ लेगा, एक ये भी मानव जनित है। ये अलग विषय है, डिफरेंट विषय का अलग अलग हम करेंगे क्योंकि एक ही साथ हम सबका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी एक हम चर्चा करने वाले हैं आज, उसमें हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म उसको TRP यानी ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस हार्ट से रिलेटेड है, मतलब इस रोग में हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि जानवर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत मकान बन रहे हैं और मकान बनाते हैं हम लोग, या सड़क पे भी आप देखते हैं मकान बनते हैं। कील जो है जानवरों ऐसे सड़क पे फेंका रहता है, फील्ड में कोई फेंक दिया, ऐसे कोई मतलब इस तरह की वो नहीं करते कि हम उठा के कहीं अच्छी जगह रख दें। तो ये सबसे बड़ा जानवर क्या है, जानवर बेचारा वो जाएगा, घास चरेगा, खाएगा, उसके साथ कील भी आ जाएगी, उसके पेट में चली जाएगी। उसका पेट बड़ा कम्प्लेक्स होता है, बड़े जानवरों का आप लोग ने देखा होगा। तो जानवर जब खाएगा कील तो उसको वो कील जाके एक पार्ट में, पहले तो बड़े वाले में आएगा र्यूमन में, उसके बाद नीचे जाएगा और एक रेटिकुलम छोटा सा पार्ट होता है जो कि हार्ट के काफ़ी नज़दीक होता है। तो ये कील जाके वहाँ, और उसका स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा। वहाँ जाके वो फंसेगा, वो धीरे धीरे मूवमेंट उसका होता है तो छेद करेगा और जाके हार्ट में फिर पेनिट्रेट करेगा। तो इस रोग के बारे में ये वर्णन है कि ऐसे हम मानव लोग जो है अपने जानवरों को देते हैं, इसलिए मानव जनित रोग है ये। जी, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाई को TRP के बारे में और ये कैसे होता है। तो चूँकि कील जो पेट में जाता है तो TRP बीमारी होती है। इससे क्या क्या दुष्परिणाम हमारे जानवरों को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा अंततः हमारे किसान भाइयों को भुगतना पड़ता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। हमको अब मेन है कि हम कील जो है रोके, कील न खाए जानवर। ये बड़ा असंभव सी चीज़ है। जानवर जब चरता है तो काफ़ी दूर तक चरते हुए जाएगा, फील्ड में भी चरेगा, अगर घास चरेगा तो काफ़ी दूर में कहाँ हम खोजते हुए फिरेंगे कील।
महत्वपूर्ण सभी चीज़ें कि जब लक्षण इसके क्या होते हैं, होता क्या है इसमें, जब कील खाएगा तो उसके हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट पेट की तरफ, उसके जानवरों के दोनों आगे वाले पैर के बीच में सूजन होगा। आपको लगेगा कि पानी इकट्ठा हो गया है और जानवर अपना पैर फैला के खड़ा होगा, उसमें सूजन बढ़ता जाएगा, सूजन बढ़ता जाएगा। ये होता है लक्षण हार्ट फेल्योर का, यानी अब हार्ट इन्वॉल्व हो गया है। तो उसके बाद जानवर खाना छोड़ देगा। और ज़्यादातर ये क्या होता है, जब जानवर मान लीजिए कभी ज़्यादा खा लिया, या जानवर कभी प्रेग्नेंट है, लेट स्टेज में गाभिन है, वो गाभिन अगर है, लेट स्टेज में जा रहा है, तो पेट का वजन बढ़ा, जब पेट का वजन बढ़ा तो आगे की तरफ पुश करेगा वो, तो कील और आगे की तरफ जाएगा और इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो सूजन आएगी, जानवर खाना छोड़ देगा, दूध अगर वो 10 लीटर देता है तो 2 लीटर पे आ जाएगा, कभी कभी फीवर भी रहता है। तो ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज में ये ज़्यादा सूजन। और सबसे बड़ी बात होती है कि शुरुआत के स्टेज में ही ये ट्रेस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज शुरुआत के स्टेज में, लेकिन शुरुआत के स्टेज में उसको डायग्नोज करना बहुत ही कठिन काम होता है, इवन डॉक्टर भी नहीं कर पाता। तो इसलिए इसका हम सबसे बढ़िया है कि इसकी रोकथाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, रोकथाम कैसे की जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बचाव ही इलाज से बेहतर होगा, खासकर टीआरपी के बारे में। तो इसके क्या क्या बचाव हो सकते हैं, कैसे हमारे किसान भाई अपने पशुओं को कील से या इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं? बिल्कुल, अब है कि हम चरने से रोक नहीं सकते, जानवर चरेगा ही। और कील अगर मान लीजिए इनडिस्क्रिमिनेट फीडर है, कुछ भी खाएगा हो जाएगा, तो अगर कील खा लिया वो, तो हमको इसको इस स्टेज में रोकना पड़ेगा कि पहले से, जैसे मान लीजिए बछिया 1 साल की हो रही है, तो उस कंडीशन में हम प्रिकॉशन 1 ले सकते हैं, जिससे हम इस रोग से कम्प्लीटली बचाव ले सकते हैं। आइए हम किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, किसान ये हर आदमी को, ये पशुपालक को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमको 1 साल की बछिया हो रही है, उसके पहले ही कर देना है। ये उसमें क्या करते हैं, हमारे उंगली के साइज़ का बुलेट आता है, कंपनियाँ कई बनाती हैं। तो क्या करिए, जैसे सूंघने वाला इनहेलर होता है, जब सर्दी होता है तो जब हम सूंघते हैं, उसी के साइज़ का बुलेट आता है, कुछ कंपनियां बनाती है। अगर चाहें तो आदमी, आप बढ़िया किसी ड्रग सप्लायर के यहाँ जाएंगे, तो अगर कंपनी का बिहार वेटनरी कॉलेज में आएंगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा कि कहाँ से वो आता है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे मान लीजिए एक गांव में पशुपालक 50 गाय है, तो आप डायरेक्ट परचेज़ कर लीजिए 50, और हर जो है एक बछिया को उसको खिला दीजिए। बुलेट के आकार का होता है और बिल्कुल चिकना, तो वो खा लेगी। तो इसके फ़ायदे देखिए क्या है, जब वो खा लेगी, मैग्नेट उसको चुंबक कहते हैं, तो मान लीजिए वो जाएगा और पेट में वो जाएगा, तो ये मत सोचिए कि जाके फंसेगा, आंत में फंसेगा, लीवर में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जाके उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जहाँ कील फंसती है वहीं पड़ा रहेगा। तो जब पड़ा रहेगा तो जानवर जब कील खाएगा तो वहाँ कील जाएगा, तो क्या करेगा, उसको कील को अपने में चिपका के रखेगा और हार्ट में घुसने नहीं देगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि हम एडॉप्ट कर रहे हैं। और हमें लग रहा है बिहार में इसको लेकर, बिहार में जो मैग्नेट वो वाली सप्लाई है, इसको सरकारी स्तर पे भी इस चीज़ को हमको किसानों के यहाँ पहुँचाना पड़ेगा कि इस तरह के इस चीज़ को रोग से बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कंडीशन हम देख रहे हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में केसेज आते हैं, बहुत केस इस तरह के आ रहे हैं और जानवर बहुत इससे लास्ट स्टेज में आने के बाद मर जाते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि टीआरपी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आपने बातचीत के क्रम में कहा कि इसका प्रारंभिक अवस्था में ट्रेस कर पाना, यानी पहचान कर पाना एक किसान का, एक डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है, तो क्या क्या इलाज टीआरपी का हो सकता है अगर हमारे पशु पीड़ित हो जाएं? कभी कभी क्या होता है कि कील जाएगा और हार्ट में न जाके हार्ट से दूसरे साइड से निकल जाएगा, तो वहाँ उसमें तो बड़ा आसान होता है, वहाँ पे वो एब्सेस बनेगा, घाव बनेगा, और वहाँ हम चीरा लाए घाव को निकाल देते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए कहीं सूजन है, अगर सूजन आ रही है तो सूजन के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ हैं। सूजन घटाने के लिए लैसिक्स आती है, फ्यूरोसामाइड की इंजेक्शन आता है, उसको आप दे सकते हैं। प्लस एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं, कोई भी एनरोफ्लॉक्सासिन या डाइक्रिसिसिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और भी कई तरह की एंटीबायोटिक आती है, जिसको दे के हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। इन्फेक्शन को रोक करने के बाद और प्लस उसमें दर्द की दवाई, जैसे दर्द निवारक दवाई देना ही होगा, क्योंकि जहाँ भी कील जाएगा वहाँ इन्फ्लेमेशन करेगा, घाव करेगा, इस तरह की चीज़ें अगर तब ये सफलतम इलाज इसका होता है जब कील हार्ट में ना जाके और दूसरी जगह से निकल रही है। तो इस स्टेज में इस दवाइयों का वो करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। किसान भाइयों, देखा आपने टीआरपी बीमारी की पहचान और इससे बचाव के बारे में कितनी अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम। ऐसी ही कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ हम हर बार आप तक लाते रहेंगे और आपका काम आसान बनाते रहेंगे। अब मैं पूरी कृषि दर्शन टीम के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।